जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का जो इंग्लिश का एग्जाम आता है जिसमें सेंट्रल आइडियल और आपका पोएम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जो कि 8 मार्क्स के आते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह होती है कि जो पोएम आपके एग्जाम में आया है उसको आप पोएम में नहीं लिखोगे। 4 लाइन का आता है लिखने के लिए, तो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं कि एग्जाम में से ही पेपर में से ही लिख देते हैं, तो आपको नंबर नहीं मिलते हैं। ध्यान दीजिएगा, कम से कम 3 पोएम आपको याद चाहिए जो आज हम आपको बताएंगे। 3 पोएम याद है तो आप कोई ना कोई आप क्या कर दोगे, लिख दोगे, क्योंकि सेंट्रल आइडियल भी इसी पोएम से आते हैं और आपका जो भी पोएम भी आता है इसी में से आएगा। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि जो पोएम आपके एग्जाम में नहीं आया उस पोएम को क्या करना है, लिखना है। सेंट्रल आइडिया जो आता है 120 वर्ड का एकदम इजी लैंग्वेज में क्या करेंगे, आपको हम अभी प्रोवाइड कराएंगे। लर्न एंड ग्रो से आप जुड़ सकते हैं, लाइब्रेरी और ऑनलाइन क्लास दोनों अवेलेबल है। कॉन्टेक्ट नंबर से आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं आज के स्लाइड में। हम लोग क्लास 10th का जो यूपी बोर्ड स्पेशल है उसके लिए ये बैच क्या है, ये जो वीडियो होगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। जो पहला है पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, डस्ट ऑफ स्नो, जिसमें आप 4 लाइन नीचे है 4 लाइन ऊपर, आप 4 लाइन क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, यही पैराग्राफ दे करके इसको डिस्क्राइब करने को भी क्या कह देता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि अगर पेपर में ये पोयम आया तो 4 लाइन में आप उस पोयम को नहीं लिखिएगा, ठीक है। एक्सप्लेन करने को भी दे देता है। तो हम सेंट्रल आइडियल बताएंगे तो आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताना चाहते हैं एक छोटा सा जो क्रो होता है वो कैसे ऑथर्स के मूड को टोटली क्या कर देता है, चेंज कर सकता है। यानी कि नेचर के स्मॉल इवेंट जो डस्ट ऑफ स्नो है, स्नो जो गिर रहे हैं, ये कैसे किसी को इन्फ्लुएंस करके उनका रेस्ट ऑफ द डे क्या कर देते हैं, बेटर कर देते हैं। यानी कि द डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये भी एक मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। आपको जब भी पोएम लिखना है ऑथर का नाम जरूर लिखेगा, पोएट का नाम जरूर लिखेगा, ऑथर का नहीं पोएट का नाम, जो पोएट्री लिखते हैं। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ पे क्रो का मतलब क्या है, एक कौवा है जो क्या करता है, डस्ट ऑफ स्नो नीचे गिराता है। सुक डाउन मतलब नीचे गिराना होता है। द डस्ट ऑफ स्नो मतलब बर्फ का जो छोटा छोटा गोला होता है, पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द आइस। और जो हेमलॉक ट्री यहाँ पे पॉइजनस ट्री है। तो यहाँ पे फिलोसॉफिकली अगर समझना चाहेंगे तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो बताना चाहते हैं जो एक बहुत ज्यादा डेंजरस और पॉइजनस ट्री होता है, कि पॉइजनस जो डे चल रहा था, यानी कि जो ऑथर का रेस्ट ऑफ द डे जो बचा हुआ दिन था, जो भी दिन वो रहे थे उस दिन बहुत ही सैड मूड में थे और जाकर के एक ट्री के सामने खड़े हो जाते हैं। और खड़े होने के बाद कुछ समय बाद एक क्रो आता है, सुक डाउन करता है आइस को इनकी बॉडी पे, और ये छोटा सा इंसिडेंट इनके मूड को टोटली डायरेक्ट क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। क्योंकि अक्सर होता है जो लास्ट मोमेंट पे जो चीजें हमको हिट करती है वही लाइफ को क्या करते हैं, फिट करती है। तो आगे देखो ध्यान से, has given my heart a change of mood and saved some part of the day I had rude। यानी कि जैसे कि एक दिन होता है पूरा, इसमें इनका कुछ दिन खराब चला जाता है, लेकिन जब ये इवेंट यहाँ पे हुए तो बाकी रेस्ट ऑफ द डे क्या हो जाता है, इनका बहुत अच्छा हो जाता है, गुड हो जाता है। इसके पहले क्या था, बैड था। इसीलिए इस पोयम में उन्होंने किस ट्री को लिया है, हेमलॉक ट्री को लिया है, जो एक क्या है, आइस एरिया में ग्रो करता है और बहुत ज्यादा पॉइजनस ट्री होता है। यानी कि हेमलॉक ट्री पॉइजनस है, इसलिए बैड डे से उसको क्या किया गया, रिलेट किया गया, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा। यानी कि उसके बाद अगर देखा जाए तो जो ये पैराग्राफ था इसका एक्सप्लेनेशन आप समझ चुके हो। 4 लाइन क्या कर सकते हो, रद्द कर सकते हो। इसका सेंट्रल आइडिया अगर गौर से देखा जाए तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम 120 वर्ड्स में, इसको देखेंगे ध्यान से। दिस पोएम शोज, ये जो पोएम है बताता है, स्पेशली किस चीज को बताता है, ध्यान दीजिएगा। हाउ इवन ए स्मॉल मूवमेंट इन नेचर कैन चेंज आवर मूड, कि हमारा जो स्मॉल मूवमेंट यानी छोटा सा एक ऐसा क्षण जो नेचर का पूरा हमारा चेंज कर देता है मूड को। मूड मतलब मन को। द पोएट इज अपसेट एंड हैविंग अ बैड डे। पोएट बहुत उदास थे और उनका दिन बहुत ही बुरा चल रहा था। बट लेकिन व्हेन अ क्रो सेक्स, लेकिन जब क्रो आता है, सेक करता है, जो हेमलॉक ट्री का जो ब्रांच होता है, स्नो ऑफ, वहां से स्नो नीचे की तरफ क्या करते हैं, नीचे गिरता है। हेमलॉक ट्री ऑन टू हिम, हेमलॉक ट्री से कहा, नीचे की तरफ, पिछले फोटो में आपने देखा होगा। ही फील्स रिफ्रेश्ड, उसके बाद उनको बहुत ज्यादा क्या होता है, रिफ्रेश्ड महसूस होता है, फ्रेश महसूस करते हैं और बहुत ज्यादा मूड उनका क्या हो जाता है, एकदम ताजा हो जाता है, ताजगी महसूस करते हैं। क्लोजअप में देखे होंगे ना कि क्लोजअप से ब्रश करने के बाद ऐसी ताजगी आए, वैसे ही रिफ्रेश्ड हो जाते हैं। दिस स्मॉल एक्ट, ये छोटा सा जो एक्ट है नेचर का, ब्रिंग अ सडन पॉजिटिव चेंज इन माइंड,
ये छोटा सा एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चेंज उनके माइंड में क्या कर देता है, लेके आता है। इट टीचेस अस दैट, ये चीज बताता है जो टीनी छोटी छोटी चीजें होती है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस होते हैं, कैन रिमूव आवर सैडनेस एंड मेक आवर डे बेटर। यानी कुछ अनएक्सपेक्टेड नेचुरल इवेंट्स होते हैं जो हमारे लाइफ को क्या कर देते हैं, जो उदासी भरा जीवन होता है उसको बेटर बना देते हैं। नेचर हैज द पावर, जो नेचर है उसके पास पावर होता है टू हील, हील मतलब स्वस्थ करना, हिल से ही हेल्दी वर्ड बना है, एंड लिफ्ट आवर स्पिरिट्स, और हमारी जो स्पिरिट है, अंदर छिपी हुई जो अंतर आत्मा है, उसको लिफ्ट करने का भी क्या करता है, काम करता है नेचर। इवन व्हेन वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, जब हम लोग इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहे होते तो भी ऐसा देखने को मिला जाता है। इसलिए एंशियंट टाइम में जो लोग कहते थे ना, नेचर को ही क्या कहते थे, गॉड कहा करते थे, कि अनएक्सपेक्टेड चीज जो लाइफ को अचानक से क्या कर देती है, सडनली चेंज कर देती है। द पोयम, ये जो पोयम है, मोटिवेट अस, हम लोग को बताता है टू स्टे ओपन टू स्मॉल जॉय अराउंड अस, कि अपने माइंड को क्या कीजिए, ओपन रखिए, कि छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं वो भी आपके लाइफ को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा ओपन रखिए, सीखने के लिए ओपन रखिए। और अब जैसा नहीं होता कि लर्निंग का मतलब ही एक ही चीज है, स्टूडेंट मीन्स व्हाट, आई नो नथिंग। जब आप बोलते हो कि आई नो नथिंग, दैट मीन्स कि यू आर ओपनिंग योर माइंड, मतलब आप अपने बॉटल, जो बॉटल होता है उसका टिप को ओपन कर दियो, सो दैट यू कैन लर्न एनीथिंग, ताकि आप दूसरी चीज को सीखो। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, ऑलवेज से टू योरसेल्फ दैट यू नो नथिंग। तो आप स्मॉल जॉयज को भी क्या कर सकते हो, इस चीज को अराउंड अस आप देख सकते हो, बिकॉज क्योंकि दे कैन लाइटन आवर मूड एंड ब्रिंग होप इन डिफिकल्ट टाइम्स, क्योंकि यही सारी चीजें होती है, हमारा मूड को लाइटन करती है और अच्छा करती है। जैसे हमारे मॉन्क होते हैं, इस चीज को फॉलो करते हैं, नेचर को पकड़ते हैं और नेचर में ही जीते हैं, जो संत होते हैं, और कितना मोटिवेटेड लाइफ, बहुत ज्यादा हेल्दी लाइफ भी क्या करते हैं, जीते हैं, एंड ब्रिंग होप इन डिफिकल्ट टाइम्स। और क्या करते हैं, अपने मुश्किल समय में भी आशा कहते हैं ना, लेके आते हैं, जिनको हम लोग ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। ऑप्टिमिस्टिक वर्ड आपके पेपर में वन वर्ड में भी कभी कभी पूछ देता है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब हमेशा आपका माइंड ऐसे काम करेगा कि आपको सॉल्यूशन देखना है, ना कि समस्या को देखना है। तो ये बहुत अच्छा पोएम था जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा बताया जा रहा था कि स्मॉल चेंजेस जो होते हैं लाइफ में कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। उसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट दूसरा आपका आएगा वो होता है फायर एंड आइस। ये भी चैप्टर जो लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखा गया है। जो चैप्टर है आप पढ़े होगे, फर्स्ट चैप्टर आप देखे होगे, जो लैंचो की स्टोरी है उसी में से लिया गया है, क्योंकि स्नोफॉल वहीं पे होता है तो लैंचो का एग्रीकल्चर टोटली क्या हो जाता है, कॉइन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर में ही ये दोनों पोएम को क्या किया गया, दिया गया है, फायर एंड आइस। इट इज ऑल्सो रिटन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसमें क्या कह रहे हैं कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, फायर को यहाँ डिजायर से बात करेगा, और सम सेज इट इज इन आइस। आइस का मतलब क्या होता है, हैट्रेड। यानी कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया जो होगी ना, अपनी इच्छाओं को भरपूर करने के लिए क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और कुछ लोगों का मानना होता है क्या, कि हैट्रेड यानी नफरत से खत्म हो जाएगी। चार लाइन याद रखिएगा हमेशा, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यानी कि लेकिन इन दोनों चीजों में अगर तुलना करें, जो मैंने देखा, जो टेस्ट किया डिजायर से, मैं हमेशा किसके साथ खड़ा रहता हूँ, फायर के साथ खड़ा रहता हूँ। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दुनिया को दोबारा खत्म होना है, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, मैं जानता हूँ कि जो नफरत की चीजें हैं ना, टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस, यानी कि जो नफरत की चीजें है, आइस वाली चीजें हैं, इससे दुनिया क्या हो जाएगी, टोटली खत्म हो जाएगी। इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिश, और ये भी जो हैट्रेड वाली चीजें हैं, ये भी क्या है, सफिशियंट है, यानी पर्याप्त है हमारी दुनिया को खत्म करने के लिए। कुल मिला के यही बताना चाहते हैं। आप अभी देख लो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर देखोगे ध्यान से, बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो अपने प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए, यानी कि अपने प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए, आप देख लो क्या कर रही है, लार्ज स्केल पे प्रॉफिट को निकालने के लिए पॉल्यूशन को कॉन्टिन्यूअसली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। यानी कि उनकी जो डिजायर है, उनकी जो इच्छा है रिचेस्ट पर्सन बनने की, उसकी वजह से पॉल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, और इसकी वजह से केवल और केवल उनको नहीं, पूरे अर्थ को क्या होता है, नुकसान होता है। यानी कि इच्छा को पूर्ति करने में हमारी दुनिया खत्म हो सकती है। दूसरा जो होता है, नफरत की वजह से, जो आइस की बात की गई है, यानी कि नफरत की वजह से भी हमारी दुनिया क्या हो सकती है, खत्म हो सकती है। जैसे कि हम लोग को पाकिस्तानी लोगों से नफरत होता है तो हम लोग भी बमबारी करने में थोड़ा भी सोचते नहीं है। तो वही बात होती है, यानी कि दुनिया अगर खत्म होगी तो केवल दो चीजों से ही खत्म होगी। एक तो इच्छा, जो हिटलर ने दिखाया था पोलैंड को जीतने का, और ऑस्ट्रिया में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था,
और दूसरी चीज जो है हेट्रेड यानी नफरत की आग, जो क्या कर देगी हमको दुनिया में खत्म कर देगी। ये दोनों चीजों को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल इवेंट से क्या करने समझाने की कोशिश की है। एग्जैक्टली वो क्या सोच रहे थे वो तो वही जानते होंगे, लेकिन जहां तक हम लोग समझ पाते हैं फायर एंड आइस दोनों का मतलब यही है कि दुनिया अगर खत्म होगी तो एम्बिशियस लोगों से, जो महत्वाकांक्षी हैं, लोगों में दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरी चीज आइस यानी कि हेट्रेड से, दूसरों की नफरत से भी क्या हो सकती है, दुनिया खत्म हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो फायर एंड आइस का जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा कि द सेंट्रल आइडिया है कि द पोएम, ये जो पोएम टोटली टॉक अबाउट किसके बारे में बात करता है, टू पावरफुल ह्यूमन इमोशन, दो इमोशंस जिससे दुनिया क्या होगी, खत्म होगी या फिर उससे आबाद होगी। वो क्या है, पहला है डिजायर और सेकंड है हेट्रेड। यानी कि जो हमें किसी चीज को पाने की इच्छा जो होती है, अगर हमारे अंदर आ जाती है तो उस चीज को करने के लिए हमको नहीं सोचना वो कैसे करना, वो बॉडी अपने आप क्या करता है, कराने लगता है। जैसे लड़कियों के अंदर इच्छा आई थी वर्ल्ड कप जीतने के लिए, तो उस चीज को जीतने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अब देखे होंगे खिलाड़ी थे जिनकी घर पे डेथ हो चुका था, फिर भी वो क्रिकेट खेल रही थी और उस बात को क्या किया गया था, छिपाया गया था। यानी कि इच्छा जो होती है, नफरत। फायर रिप्रेजेंट करता है डिजायर को, ये चीज ध्यान रखिएगा। फायर डिजायर को एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ देता है, यानी ग्रीड को, एन अनकंट्रोल्ड वांट्स, व्हाइल आइस रिप्रेजेंट्स हैट्रेड, कोल्डनेस एंड लैक ऑफ इमोशन। दोनों में ध्यान दीजिएगा, फायर का मतलब होता है डिजायर, फायर का मतलब होता है ग्रीड, लालच, फायर का मतलब होता है अनकंट्रोलेबल वांट्स, मतलब जो चाहत होती है किसी चीज को पाने की चाहत, और वही फायर का मतलब होता है चाहत, लालच और इच्छा। ये तीनों चीज यही बताएगी कि अगर ये चीज एक बार आपके अंदर आ जाए तो आप किसी भी हद तक उस चीज को पाने के लिए क्या कर सकते हो, जा सकते हो। अगर लालच आ जाए अमीर आदमी बनने का, तो आपको ध्यान में कभी नहीं आएगा कि पॉल्यूशन कितना फैला, लोगों को कितना नुकसान हुआ। देखे भी होगा साउथ मूवीज में दिखाया जाता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी जो जाती है वो कितना ज्यादा अपने पैसों के लालच में क्या कर दे, डिस्ट्रॉय। आप केजीएफ मूवी देखे हो, उसमें भी दिखाया गया इस चीज को। उसके अलावा जो चाहत होती है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते, यानी दुनिया को जीतने की चाहत रखने वाला सिकंदर देखे होगे, वो भी दुनिया जीतने आया था। नहीं बोलते कि यूं तो तेरे हौसले बहुत आली थे, लेकिन सिकंदर तू भी मरा तो तेरे दोनों हाथ खाली थे। लाइट ऑफ कर दो नहीं तो बंद हो जाएगा। द पोएट सेज, यहाँ पे जो पोएट कहते हैं दैट आइदर ऑफ दीज टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड, ये दोनों में से कोई एक चीज पूरी दुनिया को क्या कर सकती है, खत्म कर सकती है। टू मच डिजायर कैन लीड, ये बहुत सारा जो इच्छा है हमारे अंदर, इसकी वजह से लीड क्या करे, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयों को बढ़ाएगा। डिस्ट्रक्शन मतलब डिस्ट्रक्शंस भी देखने को मिलेंगे, मतलब विनाशकारी भी चीजें देखने को मिलेंगी। एंड टू मच हेट्रेड कैन फ्रीज रिलेशनशिप, और बहुत ज्यादा नफरत जो हमारे रिलेशनशिप को, हमारे संबंध को क्या कर देगा, और ह्यूमैनिटी को, मानवता को भी क्या कर देगा, खत्म कर देगा। द पीपल टीचेस दैट, द पोएम टीचेस दैट इफ ह्यूमंस डू नॉट कंट्रोल दीज इमोशन, अगर ये दोनों चीजों को हम कंट्रोल नहीं करते हैं, तो आप देखे होगे दुर्योधन भी इसीलिए फंसा था, उसको चाहत थी कि मैं क्या करूंगा, हस्तिनापुर पे पूरा राज करूंगा। अगर ये दोनों चीज आपके अंदर नहीं है, उसको नफरत, और नफरत किससे थी, तो अर्जुन से, जिसकी वजह से पूरा महाभारत हुआ। तो आप गौर से देखो, अगर इन चीजों पे कंट्रोल नहीं है, ये चीजों पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, तो ये जो वर्ल्ड है ना, टोटली क्या हो गया, इसका सफर करेगा, पूरी दुनिया इस चीज को झेलेगी। क्योंकि जब भी वर्ल्ड वॉर हुआ, पहला हुआ या दूसरा, पूरी दुनिया को झेलना पड़ा था। पॉल्यूशन केवल एक आदमी को नहीं लगता, पूरी दुनिया को लगता है। इट इज अ वार्निंग दैट बोथ डिजायर एंड हेट्रेड आर डेंजरस एंड कैन हार्म सोसाइटी। इस पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट पूरी दुनिया को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि जो डिजायर और हेट्रेड है, ये बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है हमारे सोसाइटी के लिए। द पोएट वांट्स, जो पोएट है वो चाहते हैं अस, हमें समझाना, अंडरस्टैंड कराना कि जो हमारा इमोशन है, कीप देम बैलेंस्ड, इस चीज को बैलेंस करना, संतुलन में लाना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इच्छा होनी चाहिए, सफलता की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। बैलेंस टू क्रिएट अ पीसफुल वर्ल्ड, और हम लोग अपने दुनिया को एक क्या बहुत ही शांत और एक अच्छा रहने वाला दुनिया बना सके। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में शांति हो तो हम लोग सुकून महसूस करते हैं, वैसे ही देश में शांति हो तो देश के सारे लोग सुकून महसूस करेंगे। वैसे ही अगर इन चीजों पे हम ध्यान दें तो पूरी दुनिया भी क्या कर सकती है, सुकून में जी सकती है, जैसे स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को सिखाया। ये था फायर एंड आइस का सेंट्रल आइडियल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। दोनों का पोयम, दोनों का 4 लाइन पोयम आप याद कर लग, ध्यान एक ही चीज देना है, जो पेपर में आया होगा उस पोयम को नहीं लिखना है, ठीक है। आगे देखो, ये हमने जो लिखा है सेंट्रल आइडिया, इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो एक और बचा है सेंट्रल आइडिया, जो टाइगर इन द जू है। इस चीज को भी बताया गया है, टाइगर इन द जू, इट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच
मतलब ऐसा एक सेंट्रल आइडियल जो हो सकता है एक्स्ट्रा में आपको बताया जा रहा है, जो आ जाए आपके पेपर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक टाइगर है एनिमल्स, उसके बारे में क्या किया गया है, बताया गया है, द टाइगर हु वांट्स टू लिव अ फ्रीडम लाइफ, जो स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है। नहीं होता है कि देखे होंगे आपने, एक हाथी है जिस चीज को 10 साल से अगर बांध के रख दिया गया है और सिक्कड़ में बांध के रख दिया गया है, बचपन से ही बांध के रखा गया है, तो वो उस सिक्कड़ को तोड़ती नहीं है। हालांकि आप देखो तो हाथी जंगलों पेड़ों को उखाड़ देगी, वैसे क्या वो 1000 सिक्कड़ तोड़ सकती है, लेकिन उसके कान में कोई कहने वाला चाहिए कि तुम इस सिक्कड़ को तोड़ सकते हो। यानी कि उस सिक्कड़ को बता दीजिए कि तुम इस सिक्कड़ को तोड़ सकते हो, तो इसे एक नहीं वो हजारों सिक्कड़ को क्या कर सकती है, तोड़ सकती है। तो ध्यान देना, उसी तरीके से स्वतंत्र जीवन के बारे में इसमें भी क्या किया जाएगा, बात किया जाएगा। हम लोग जो टाइगर इन द जू चैप्टर पढ़ेंगे उसका सेंट्रल आइडियल देखिए क्या है, द पोयम कंपेयर अ टाइगर इन द जू विद अ टाइगर इन द वाइल्ड। ये कंपेयर किया गया है वो टाइगर जो जू में रहते हैं और वो टाइगर जो जंगल में रहते हैं उनके बारे में। इन द जू, जो जू में रहते हैं, द टाइगर इज हेल्पलेस, वो हेल्पलेस रहते हैं। आप देखोगे उसके पूंछ को भी छोटे छोटे बच्चे जाके इसे खेल रहे होते हैं। एंग्री एंड ट्रैप्ड इनसाइड अ केज, उसको पिंजड़ों में रखा जाता है, सर्कस में ले जाया जाता है, बच्चे मजाक उड़ाते हैं। ही कैन ओनली वॉक साइलेंटली, और उनको ऐसा सिखाया जाता है कि शांतिपूर्वक तुमको क्या करना है, चलना है। लुक एट द विजिटर, जो तुम्हें देखने आ रहे उसको देखना है। बट इन द फॉरेस्ट, लेकिन जंगल का जो शेर होता है, आप देखे होगे जो टाइगर होते हैं, जो बाघ होते हैं, ही वुड बी पावरफुल, वो तो पावरफुल होते हैं, नहीं बोलते लेके बाघ का कलेजा ऊपर वाला भेजा, वैसे ही। एंड फ्री हंटिंग एंड मूविंग कॉन्फिडेंटली, पूरा कॉन्फिडेंटली। आप देखोगे सक्सेसफुल पर्सन के बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा वो सक्सेसफुल है, यानी उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली होती है, शिकार के नजर में एकदम दांत ऐसे ही दिखाते हुए चलते हैं, और रोर देखने को मिलता है हमारे अंदर। लेकिन ये लोग तो भौंकते हैं कुत्तों की तरह। दो पोएट हाईलाइट्स हाउ एनिमल लूज देयर नेचुरल स्ट्रेंथ एंड डिग्निटी विद द ह्यूमन लॉक इन द केज। अब ये बताता है पोएम कि कैसे हम लोगों के द्वारा जो पिंजड़े में बंद किया गया है एक स्वतंत्र, उतने खतरनाक, उतने डेंजरस एनिमल को, जिसकी ताकत इतनी ज्यादा कि वो अगर दहाड़ दे तो पूरा जंगल के आदमी भाग जाए, जानवर भाग जाए, उसको रख करके उसकी डिग्निटी को, उसकी अपनी पहचान को हम लोग क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। ऐसे ही हमारे घरों में भी देखते होंगे, हमारी जो फैमिली होती है क्या कर देती है, केज में पिंजड़े में बांध दिए, जिससे वो जैसे कहेंगे वैसे ही चलना है, स्वतंत्र जीवन नहीं जीने देती है, आपको एकदम केज में लॉक कर चुकी होती है। ज्यादातर देखा गया है उसमें आप अपने कॉन्फिडेंस को भी लूज कर दिए, अपनी पोटेंशियल को भी हम अचीव नहीं कर पाते हैं। इसलिए फ्रीडम वाला जीवन जीना है। फ्रीडम वाला जीवन जियोगे तो लक्ष्य, जो टारगेट है, सफल होने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। नहीं होता एक तरफ एक दिन की मार और एक तरफ है जिंदगी भर मरवाते रहोगे। एक बार जाओ, बताओ ओपनली फ्रीडम के साथ कि भैया मुझे ये करना है, और पूरा स्ट्रेंथ, अपना नेचुरल स्ट्रेंथ, नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल बॉडी की जो स्ट्रेंथ है उसको गेन करो एंड डू योर जब व्हाट यू वांट टू डू, और जो तुम करना चाहते हो उस चीज को पाओ। अगली लाइन में क्या बता रहा है, द पोएम टीचर्स, ये पोएम हमें बताता है टू रिस्पेक्ट वाइल्ड लाइफ है एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम, कि हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए वाइल्ड लाइफ के, जंगली जीवों को, और उनके भी स्वतंत्रता को, उनकी भी फ्रीडम को हमें क्या करना चाहिए, देना चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्ट भी करना चाहिए कि स्वतंत्र रूप से वो क्या कर सके, घूम सके। इट ऑल्सो ट्राइज टू क्रिएट sympathy in the readers by showing the painful इट वॉज फॉर एनिमल्स टू बी केप्ट इन द कैप्टिविटी इन ह्यूमन एंटरटेनमेंट। यानी कि ये चीज बताया गया, ऑथर उनके दर्द को बता रहे हैं, उनके दुख को बता रहे हैं कि जैसे ही पिंजड़ों में उनको बंद किया जाता है तो वो कैसे सिंपैथेटिक होते हैं, उनके भाव को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, और ये बताते हैं कि कैसे वो लोग महसूस करते हैं, कैसे एक कन्फाइंड आदमी जिसको घर में बंद कर दिया गया, बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, वो एक्सट्रोवर्ट कहां से हो पाएगा। जैसे आप सुने होंगे दो वर्ड होते हैं, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, यानी कि वो जो बाहर जाके दहाड़े, और एक होता है इंट्रोवर्ट, वो जो घर में रह के, और नहीं होता है जो कुत्तों के जैसा रोता रहे। ठीक है, दोनों में इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में ये ओपन माइंडेड होता है किसी से बात करने में। इंट्रोवर्ट मतलब क्या होता है, ये छिपाने वाले लोग होते हैं, ओपनली किसी चीज को टॉक नहीं कर पाते हैं। फ्रीडम देख लीजिए, आप किसी भी जॉब में देख लो, आप एलएलबी करते हो, यूपीएससी में आईएएस बनना चाहते हो, आपको पहली चीज होनी चाहिए तो वो क्या होनी चाहिए, एक्सट्रोवर्ट होनी चाहिए। मतलब ओपन टॉक, ओपन माइंडेड, फ्रीडम लाइफ, किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोग के यहाँ क्या होता है, ज्यादातर केज में होते हैं। आप कुछ करना भी चाहोगे, यानी कुछ एक्शन लेना भी चाहोगे, तो आपकी वो स्ट्रेंथ को क्या कर दिया जाता है, केज में बांध दिया जाता है। ये पोयम टोटली इसी चीज के बारे में क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। यानी सेंट्रल आइडिया आप इसका भी क्या कर सकते हो, ले सकते हो। यानी टोटली अगर गौर से देखो तो हमने जो 3 पोयम आपको बताए वो कौन पोयम था, पोयम और सेंट्रल आइडिया। इसमें पोयम और सेंट्रल ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पहला जो हमने पढ़ा वो था डस्ट ऑफ स्नो, उसमें 4 लाइन याद रखिएगा, वो नहीं लिखना जो पेपर में आया है।
दूसरी चीज हमने देखी वो था हमारा फायर एंड आइस, ये वो पोयम है जो कि हमेशा एग्जाम में आया हुआ है। तीसरा था एनिमल इन द जू, सॉरी टाइगर था ना, टाइगर इन द जू। तीनों चैप्टर इसमें हमने सेंट्रल आइडियल भी क्या किए हैं। यानी कि अगर इतना आप कर लेते हो तो इंग्लिश के क्लास 10th में जो 8 मार्क्स हैं आपके कहीं नहीं जाने वाले। 8 मार्क्स का क्या हो जाएगा, प्रिपरेशन हो चुका है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, पूरे दम लगेगा पढ़ाई कीजिए, एकदम ओपन टाइगर की तरह, जैसे जंगलों में शेर टाइगर था ना फ्रीडम के लाइफ से, पूरी स्ट्रेंथ पूरी ताकत लगा दो इस चीज को सीखने में। जो चीज आपको क्या करना है, सीखना। रख दो वीडियो।